हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8 बज चुके हैं और मैं भास्कर मिश्रा आपके लिए सीआईबी एबीएफएम, जो कि आपका बहुत ही खास पेपर है सीआईबी एग्जाम से संबंधित, उससे संबंधित एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे मॉड्यूल ए, द मैनेजमेंट प्रोसेस के एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग पर। ऑर्गेनाइजिंग, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस क्या आते हैं और साथ साथ में कौन से क्वेश्चंस आपके ऑर्गेनाइजिंग इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से बन सकते हैं। तो आप सभी साथियों का स्वागत है, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड इवनिंग। क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम मॉड्यूल ए, जो इस समय हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज चल रहा है सीआईबी दिसंबर 2025 के तहत, मॉड्यूल ए के लेक्चर नंबर 7 पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सीआईबी एबीएफएम में 4 मॉड्यूल हैं और इस समय हम मॉड्यूल ए डिस्कस कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। आप अभी से ही इस पर्टिकुलर मॉड्यूल पर कमांड कर लेंगे तो आने वाले समय में जो बाकी यूनिट्स है, जहां पर न्यूमेरिकल्स ज्यादा है, आप उस पर फोकस कर पाएंगे। एग्जाम से जस्ट पहले थ्योरेटिकल पोर्शंस को कवर करना, उन्हें समझना, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है काफी, और इसी कारण से हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पोर्शंस हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी शुरुआत में ही डिस्कस कर लिया जाए। तो क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के बारे में। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को शुरू करने से पहले जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस की, तो मैनेजमेंट प्रोसेस के अंतर्गत कुल मिलाकर आपके 5 फंक्शन आते हैं, POSDC। प्लानिंग हम पढ़ चुके हैं। प्लानिंग फर्स्ट स्टेज होता है, फर्स्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, जिसके अंतर्गत गोल्स को डिटरमाइन किया जाता है, गोल्स क्या होंगे, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी और प्लान्स तैयार किए जाते हैं। प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक पोर्शन जो होता है, ये बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, ये फुल प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि विद इन टाइम फ्रेम ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर सके। कई बार प्लान और स्ट्रेटजी के बीच में कंफ्यूजन होता है, तो हम पहले ही इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में आपको पिछली क्लासेस में जानकारी दे चुके हैं। आज फटाफट में सारी बातें एक बार रिकॉल करा देते हैं। स्ट्रेटजी की जब भी हम बात करते हैं, स्ट्रेटजी एक लॉन्ग टर्म अप्रोच होता है, लॉन्ग टर्म गोल्स यहां पर ऑर्गेनाइजेशन इसके अंतर्गत डिसाइड करते हैं। ये एक ब्रॉडर अप्रोच है और स्ट्रेटजी फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। मतलब जब आप लॉन्ग टर्म अप्रोच या लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड कर रहे हैं, तो मार्केट में आने वाले 2-3 वर्षों में बहुत सारे चेंजेस भी हो सकते हैं, तो उन चेंजेस के साथ हमें अपने गोल्स को अचीव करना है। इसका मतलब स्ट्रेटजी में जरूरत पड़ने पर हम चेंजेस कर सकते हैं। बट जब हम प्लान की बात करते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म या मिड टर्म नेचर का होता है और इसके अंतर्गत एक्शंस और एक्टिविटीज शामिल की जाती हैं, जो कि रिजिड नेचर की होती है। रिजिड मतलब आपने प्लान डिसाइड किया है, तो उसी प्लान को फॉलो करेंगे, उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बार बार प्लान चेंज नहीं करेंगे। और हम नंबर ऑफ प्लान्स की मदद से स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो प्लान किस नेचर का है? शॉर्ट टर्म और रिजिड नेचर का होता है। स्ट्रेटजी की जब बात करते हैं, तो एक हाई लेवल अप्रोच है, ब्रॉडर वे में आप इसे समझ सकते हैं, और फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। प्लानिंग करने के बाद जो भी प्लान किया गया है, उसे इंप्लीमेंट करना जरूरी है, और इंप्लीमेंटेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का होना जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साथ साथ में डिपार्टमेंट्स, यूनिट्स, सब यूनिट्स, अथॉरिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्सेज का एलोकेशन, ये सारे फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत ही आते हैं। टास्क मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, डिसीजन मेकिंग, ये सारे फंक्शंस जो हैं, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये सब ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत आते हैं। ऑर्गेनाइजिंग एक बहुत ही डायनेमिक फंक्शन है। ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट प्रोसेस का सेकंड फंक्शन है, जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं टास्क असाइन करना, ग्रुपिंग टास्क इनटू डिपार्टमेंट्स, असाइनिंग अथॉरिटी विद एडिक्वेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एज वेल एज एलोकेटिंग रिसोर्सेज। देखिए, वो सारी बातें जो मैंने आपको अभी भी बताई हैं, वो सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन बहुत ही डायनेमिक फंक्शन है। इसके अंतर्गत मल्टीपल एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस आते हैं। किसी भी प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो, वर्किंग फ्रेमवर्क हो, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर हो, टास्क को कैसे मैनेज करना है, रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे करना है, ये सारी बातें ऑर्गेनाइजिंग के ही अंतर्गत आती है। ये बात सही है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बिना एम्प्लॉयज के काम नहीं कर सकता, लेकिन उन एम्प्लॉयज को मैनेज करना, उनके बीच में टास्क को असाइन करना, एक प्रॉपर हिरार्किकल स्ट्रक्चर को तैयार करना, ये सब ऑर्गेनाइजिंग का ही फंक्शन है। अब जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है, इसके अंतर्गत स्टेजेस कितनी है?
तो कुल मिलाकर 5 स्टेजेस आती हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत। वन बाय वन करके चीजों को समझते हैं। देखिए, हमने प्लान डिसाइड तो कर लिया है, प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन उस प्लान को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करना जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेप है डिफाइनिंग एंड रिव्यूइंग द प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। डिटरमाइनिंग द वर्क एक्टिविटीज, मतलब वर्किंग फ्रेमवर्क को डिटरमाइन करना। जो वर्क एक्टिविटीज हैं, टास्क जो हैं, वो कैसे असाइन किए जाएंगे। डिटरमाइनिंग द वर्क एक्टिविटीज नीडेड टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए टास्क को, वर्क एक्टिविटीज जो है इन्हें डिटरमाइन करना जरूरी है। थर्ड स्टेप जो है कैटेगराइजिंग एंड ग्रुपिंग एसेंशियल वर्क एक्टिविटीज इनटू मैनेजेबल यूनिट्स। द फोर्थ वन इज द असाइनिंग एक्टिविटीज एंड डेलीगेटिंग अथॉरिटी। समझिएगा, असाइनिंग एक्टिविटीज का मतलब है असाइनिंग टास्क। एक्टिविटीज असाइन करने का मतलब है टास्क असाइन करना, टास्क असाइन करना। और साथ साथ में यानी कि अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। यहां पर क्या किया जा रहा है, अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन। और अथॉरिटी के साथ साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसको डेलीगेट करना। ये सब चीजें किसके अंतर्गत आ रही हैं, फोर्थ स्टेप के अंतर्गत। फिफ्थ क्या है, डिजाइनिंग अ हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप। एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर को तैयार करना। दीज आर द 5 स्टेप्स, 5 स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। अब इसके बाद हम समझेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत। ऑर्गेनाइजिंग की जब भी बात की जाती है तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एक डायनेमिक फंक्शन है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग एरियाज जस्ट लाइक टास्क मैनेजमेंट, हम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन, हु विल डू इट, how the grouping of tasks shall be done, the reporting structure, who shall be reporting to whom, decision making, who shall make the decisions, at what level decisions shall be made। देखिए, ये जो डिफरेंट यहां पर फंक्शंस लिखे गए हैं ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के, एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। एग्जाम में पूछा गया था कि रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रोसेस के कौन से फंक्शन का एक टास्क है। तो सही जवाब क्या होगा साथियों, सही जवाब है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। तो याद रखिए, टास्क मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, रिसोर्सेज का एलोकेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, वर्किंग फ्रेमवर्क, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंतर्गत नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स, 16 to 17 प्रिंसिपल्स आते हैं। उनमें से कुछ प्रिंसिपल आपके सामने यहां पर बताए जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज द अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होता है, अथॉरिटी का मतलब है लेजिटिमेट पावर। किसी भी इंडिविजुअल को अगर हम अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसे पावर दे रहे हैं कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने टीम मेंबर्स को इंस्ट्रक्शंस दे सके, गाइड कर सके, उनको डायरेक्शन इशू कर सके किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के। तो लेजिटिमेट पावर दैट इज डेलीगेटेड टू मैनेजर्स सो दैट दे मेक डिसीजंस, इशू ऑर्डर्स एंड allocate resources on behalf of the organization order to accomplish the goal of the organization is referred to as the authority. The exercise of authority falls under the purview of the organization structure. तो ये जो अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, अथॉरिटी का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये किसके अंतर्गत आता है, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ही अंतर्गत आता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ही अंतर्गत आता है, या आप इसे रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है साथियों, ओके। अब अगला है डेलीगेशन। अब समझिएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर हायर अथॉरिटीज के द्वारा किसी मैनेजर को कुछ अथॉरिटीज दे दी गई कि ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये आपकी पावर है, आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में या डिपार्टमेंट को संभालना है। यहां पर वो जो मैनेजर है जिसको ये अथॉरिटी प्रोवाइड की गई, यानी कि उसे एक पावर दे दी गई कि वो अपने टीम मेंबर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड कर सके, उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे सके, उन्हें ऑर्डर दे सके, उनके बीच में रिसोर्सेज का एलोकेशन कर सके। लेकिन ये सारे काम वो खुद कैसे परफॉर्म करेगा, वो तो अकेला आदमी। बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए टीम मेंबर्स है। तो एक अच्छा मैनेजर
उसके अंदर किसी भी पावर को डेलीगेट करने की सूझबूझ होनी चाहिए। तो एक अच्छा मैनेजर वो है जो सारा काम अपने सरदर्द पे नहीं लेता, वो उसे प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने सबऑर्डिनेट्स में, उनके स्किल्स और उनकी नॉलेज को देखते हुए। तो यहां पर डेलीगेशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। तो डेलीगेशन क्या बताता है? डेलीगेशन बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। किसमें भाई? टीम मेंबर्स में, जो भी टीम मेंबर्स है उनमें। ठीक है। डेलीगेशन इज येट अनदर सिग्निफिकेंट आइडिया दैट इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी। ये अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट से संबंधित है। द एक्ट ऑफ डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटी एट वर्क टू अदर पीपल सच एज वर्कर्स और सबऑर्डिनेट्स इज नोन एज डेलीगेशन। तो भाई किसी भी मैनेजर के द्वारा, किसी भी पर्सन के द्वारा जिसके पास अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी को सही तरह से अपने एम्प्लॉइज में, अपने मेंबर्स में, टीम मेंबर्स में, अपने सबऑर्डिनेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये डेलीगेशन कहलाता है। When managers are unable to delegate, they end up doing all of the job themselves and underutilizing their employees। अब देखिए ऐसे मैनेजर्स जो कि जिनके अंदर डेलीगेशन क्वालिटी नहीं है, जो टास्क डेलीगेट नहीं कर पा रहे हैं, सारा काम खुद ही कर रहे हैं, तो एक क्या वो क्या कर रहे हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो ये जरूरी है कि एक अच्छा मैनेजर अब टास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है। इससे क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉइज हैं, जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं, वो अपने स्किल्स और नॉलेज का इस्तेमाल कर पाएंगे, वो अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड फील कर पाएंगे, वो समझ पाएंगे कि हम आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, वो समझ पाएंगे कि टास्क को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, आपको रिस्पॉन्सिबल समझा जा रहा है। ठीक है। द कैपेसिटी टू इफेक्टिवली डेलीगेट टास्क इज एसेंशियल टू सक्सीडिंग इन अ मैनेजिंग रोल। तो किसी भी मैनेजर के पास प्रॉपर तरीके से टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करना या डेलीगेट करने की क्वालिटी होनी चाहिए। अगली बात, रिलेशनशिप बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ऐसे टर्म्स हैं जो कई बार कंफ्यूजन पैदा करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इन शब्दों का इस्तेमाल कहीं भी कर देते हैं। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दो टर्म्स हैं जिनके बीच के डिफरेंसेस को आपको पता होना जरूरी है। एग्जाम में इससे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और लेंथी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है। सुपीरियर हैज द अथॉरिटी। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सुपीरियर पोस्ट पर हैं लोग बैठे हुए हैं, जो हायर मैनेजमेंट, उनके पास अथॉरिटी है। सुपीरियर हैज अथॉरिटी और द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू हिज सबऑर्डिनेट्स इन ऑर्डर टू गेट थिंग्स डन। ये जो राइट है सुपीरियर के पास या किसी भी इंडिविजुअल के पास, जो राइट होता है, पावर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अथॉरिटी। द राइट इज नोन एज अथॉरिटी। अब द टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफर्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज that are placed on a person because of the delegation of the authority। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टर्म है, ये कहां से आता है? जब किसी इंडिविजुअल या कोई भी पर्सन जिसके पास पावर है, वो उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने सबऑर्डिनेट्स में एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टर्म कहां है? जहां पर पावर को, अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अब समझिएगा तो की डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। द ऑब्लिगेशन दैट रेस्ट on the shoulders of the subordinates to carry out the duty to best of his or her ability is another aspect of responsibility। तो समझिएगा, पावर जो है, जो राइट है किसी इंडिविजुअल के पास किसी टास्क को परफॉर्म करने का, वो है अथॉरिटी। अब अथॉरिटी के अंतर्गत ही डेलीगेशन आता है। एक मैनेजर के द्वारा उसके पास जो भी पावर थी उसे डेलीगेट किया गया अपने सबऑर्डिनेट्स एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब पावर को आप डेलीगेट कर पा रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको दी गई है वो उसे किसी सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन को पास नहीं कर सकता। यानी कि पावर कैन बी डेलीगेटेड बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। ओके, तो देखिए यहां पर लिखा होगा, इट इज पॉसिबल टू डेलीगेट अथॉरिटी बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू अनदर पार्टी। सबसे की डिफरेंस जो है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में, वो यही। और साथियों, आपको इसके बारे में जानकारी होनी जरूरी। आगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैं लगातार डिस्कस कर रहा हूं और बता रहा हूं कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंतर्गत ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वर्किंग फ्रेमवर्क, ये सब चीजें आती हैं। जब भी हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की,
तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ब्रॉडली दो तरह से डिफाइन किए जाते हैं। एक होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है ये प्रॉपर लीगल गाइडलाइंस के तहत बना होता है। लीगल गाइडलाइंस मतलब इसका प्रॉपर एस्टैब्लिशमेंट, एमओए, एओए यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम एसोसिएशन आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर लीगल इथिकल गाइडलाइंस, कोड्स, ठीक है। ये सारी चीजें एक वर्किंग स्ट्रक्चर, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, वर्किंग फ्लो होता है, वर्किंग फ्रेमवर्क होता है। लेकिन जब हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ये सारी चीजें उसमें एब्सेंट होती हैं, ये सब चीजें उसमें शामिल नहीं होती, कोई लीगल स्ट्रक्चर नहीं होता उसमें, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो ले चलते हैं अब आपको सीआईबी एग्जाम्स क्लियर करने की वन स्टॉप सॉल्यूशन तक, और वो है सीआईबी महापैक। सीआईबी महापैक की जब भी चर्चा की जाती है तो ये सीआईबी महापैक आपके सीआईबी एग्जाम्स को क्लियर करने का रामबाण इलाज है, ठीक है। क्योंकि इसके अंतर्गत आपको 4 मेन पेपर और इलेक्टिव पेपर साथ में और इलेक्टिव पेपर का एक्सेस मिल जाता है, यानी कि आप एक बार में 5 पेपर का एक्सेस पा जा रहे हैं। बट अगर यहीं पर आप कोई अलग सा बैच परचेज कर ले, जैसे आपने फाउंडेशन बैच खरीदा या फिर फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू बैच ले लिया, तो वहां पर इलेक्टिव पेपर का एक्सेस नहीं मिलता है। इस पर्टिकुलर महापैक के साथ में आपको 15 अलग अलग बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें आपके फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन एमसीक्यू बैच, एमसीक्यू केस स्टडी बैच, कैप्सूल बैच, क्रैश कोर्स, ये सारे बैचेस का एक्सेस आपके लिए महापैक जो है वो 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है वो 3499 में है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपका 4999 में है। 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है आपका 6999 में अवेलेबल, ठीक है। महापैक के साथ में आपको मॉड्यूल वाइज डीपीपी, क्विजेस, मॉक टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशन जैसे बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सीआईबी फाउंडेशन बैच की। सीआईबी फाउंडेशन बैच अवेलेबल है 2499 में आपके लिए। हमारी बहुत जबरदस्त टीम है, बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, रिजल्ट बहुत जबरदस्त गए हमारे। इस उम्मीद के साथ हम अपना जो रिस्पॉन्स था सीआईबी फाउंडेशन बैच का बहुत ही अच्छा है। सीआईबी फाउंडेशन 2.0 बैच भी आपके लिए लॉन्च हो गया है, तो आप 249 में इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ पढ़ सकते हैं। सीआईबी फाउंडेशन बैच पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड है, यानी कि आपके कॉन्सेप्ट पर काम किया जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया जाएगा, क्योंकि एग्जाम आपके पूरे कॉन्सेप्चुअल ही आते हैं। अगर आप किसी एक पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं या 2 पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उस नजरिए से आप हमारे इंडिविजुअल बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। इससे क्या फायदा है कि आपको पूरा महापैक या पूरा परचेज बैच नहीं करना पड़ेगा, एक इंडिविजुअल बैच के साथ जुड़कर आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगली बात, आपके दिमाग में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है एग्जाम से संबंधित, आप बेफिक्र होकर GIB_CIB by भास्कर सर टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, अपने डाउट्स, अपने क्वेरी रेज कर सकते हैं। हर संभव जल्द से जल्द आपके क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाता है, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो आप एक बेहतर प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन से संबंधित। देर किस बात की, आज ही अपने आप को एनरोल करिए और एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करिए। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।